हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। घटना चक्र की महाश्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। यानी निरूपित मतलब होता है कि विवेचना करता है या संबंध को बताता है। ठीक है, तो ये सन 2001 का क्वेश्चन है और सन 2015 से पहले राष्ट्रीय आय हम किस फॉर्मूले पर निकालते थे, किस मापन विधि के आधार पर निकालते थे, वो अलग था। और सन 2015 के बाद से जब हमारी नई सरकार आई है तो हमने इस विधि को चेंज कर दिया है। राष्ट्रीय आय की मापन विधि को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो इसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आप समझ लीजिए ये फार्मूला जो है, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सबसे पहले तो ये हम समझेंगे कि राष्ट्रीय आय या जीडीपी की गणना विधि, इसको समझते हैं। ये 3 प्रकार से होती है, यानी हर देश का अपना अलग अलग मापन विधि होता है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला अगर हम देखें तो एक होता है आय विधि, दूसरा होता है उत्पाद विधि और तीसरा होता है व्यय विधि। तो आपको ध्यान रखना है, इन्हीं 3 के आधार पर ही राष्ट्रीय आय हो या जीडीपी हो इसकी गणना की जाती है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस आधार पर की जाती है। ठीक है, ऐसे बन जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस आधार पर की जाती है। अब आपका मान लीजिए एक तो आपका ये दे दिया कि आय विधि, दूसरा दे दिया आपका उत्पादन विधि, तीसरा आपका दे दिया व्यय विधि और बीच में कर दिया आपका चौथा कुछ और कर दिया आपका आय विधि। ठीक है, व्यय विधि या मूल्यह्रास विधि। ठीक है, तो उसमें आपका धीरे से उसमें मूल्यह्रास विधि करके या कुछ और वहाँ पर सेंटेंस लगा देगा तो आपको कंफ्यूज कर देगा और फिर नीचे लिख देगा कि चारों सही हैं, इनमें से 1 2 3 सही, केवल 1 सही, केवल 2 सही, इस तरीके का आपको ऑप्शन बना देगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि वहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना पूछे या आपसे पूछे जीडीपी गणना का आधार पूछे तो इन दोनों का आंसर एक ही होगा और ये होगा ये तीनों। एक तो होगा आपका आय विधि, दूसरा होगा उत्पाद विधि और तीसरा होगा व्यय विधि। इन 3 के आधार पर ही इनकी गणना की जाती है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या था, सन 2015 से पहले क्या होता था कि आय विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी, लेकिन अब क्या है, उत्पाद विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अब चेंज हो गया है, अब उत्पाद विधि के आधार पर गणना की जाती है। अगर थोड़ा सा हम इसको समझें आय विधि को कैसे, तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इसको आपको बनाना है तो सबसे पहले हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, श्रम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर पूंजी का ज़रूरत पड़ेगा, पूंजी के बाद से आपका भूमि का ज़रूरत पड़ेगा। भाई आप जहाँ पर भी वस्तु बनाएंगे, कोई फैक्ट्री वगैरह कोई तो चीज़ चाहिए जहाँ पर आप बैठ के बना सकें आराम से, उसमें पूंजी लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर उद्यमी जो इन चीज़ों को स्टार्ट करेगा। तो श्रम के बदले क्या मिलेगी, मजदूरी, पूंजी इसके बदले टैक्स और भूमि इसके बदले आपको मिलेगा रेंट और उद्यमी इसको लाभ मिलेगा। तो इन 4 चीज़ों से मिल करके ही कोई वस्तु निर्माण इन 4 चीज़ ही हैं जो किसी वस्तु के निर्माण प्रक्रिया में अपना भूमिका निभाती हैं और इसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, यानी कारक लागत। यानी निर्माण में हमारे किसी वस्तु के निर्माण में कितने खर्च हुए हैं, कितनी लागत लगी है उस कार्य को करने में, इसी को कहते हैं कारक लागत। तो पहले ये फैक्टर कॉस्ट पे होता है, लेकिन अब ये होता है मार्केट प्राइस पे, उत्पाद विधि के आधार पर होता है। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन ध्यान रखनी है आपको, एक तो गणना का आधार 3 होता है और दूसरा कि
कि पहले ये आय विधि के आधार पर गणना की जाती थी, राष्ट्रीय आय या जीडीपी का। अब क्या होता है कि उत्पाद विधि के आधार पर किया था। पीसीएस में आपका ओनली इतना ही पूछेगा, ठीक है। और यूपीएससी में क्या कर देगा, बहुत करेगा, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो तीनों आधार इसके दिए गए हैं उसमें किसी एक चीज़ को और डाल देगा, या हो सकता है कि यूपी पीसीएस में ही डाल दे, और बीपीएससी में तो भाई डाल ही सकता है, क्योंकि 4 डाल देगा और उनमें तो एक 5वां ऑप्शन भी होता है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे चीज़ों से, ऐसे जो एग्ज़ाम्स में ऐसे ऑप्शन आते हैं उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ के पढ़ें कि क्या क्या आधार है और क्या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही टॉपिकों से घूम फिर करके बनता है। बाकी इसके बारे में फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी लेक्चर 4 या 5 में, इकोनॉमी लेक्चर 4 या 5 में भूर सर के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। वहाँ पर आप सीख जाएंगे कि इन फॉर्मूले को कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, तो जब हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते थे, सन 2000 पहले की बात करी मैं, जब फैक्टर कॉस्ट पे यानी आय विधि के आधार पर हम जब निकालते थे, गणना करते थे, तो उसका वस्तुओं का कारक लागत के आधार पर निकालते थे। तो उसमें क्या होता था, फैक्टर कॉस्ट बराबर MP, यहाँ पर पूरा लिख दीजिए, जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस। इसमें क्या होता था कि फैक्टर कॉस्ट में वस्तु बन करके आपकी कंपनी में ही रखी है, वो बाजार में नहीं आई है। तो उस कंडीशन में क्या होता था, इसमें आपकी सब्सिडी जुड़ी रहती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है। जब मार्केट में आती हैं चीज़ें जब भी तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। उससे पहले कहाँ लगेगी, क्योंकि वो चीज़ तो आपके घर में, आपके कंपनी में रखी हुई है। तो जब वो बाजार में आएगी जब भी तो आप इनडायरेक्ट टैक्स लगा करके उसको बाजार में बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते थे, इस चीज़ से निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट के आधार पर जब हम गणना करते थे तो इसमें क्या होती थी, सब्सिडी जुड़ती थी और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो घटता था। तो यहाँ पर यही राष्ट्रीय आय, ये यहाँ पर देखिए सन 2001 है ना, तो यहाँ पर यही तो वे कह रहा है। तो इसके आधार पर अगर हम देखो तो यहाँ पर सब्सिडी जुड़ रही है। बस आपको ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको मतलब यहाँ पर कुछ भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको फार्मूला पता है कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे आप सपोज आप अपने घर में ब्रेड बना रहे हैं, उस ब्रेड को बनाने में आपका कितना खर्च हुआ है वो सारी चीज़ें आप जोड़ लेते हैं। और वो ब्रेड है अभी वो आपके घर में ही रखा हुआ है, वो मार्केट में नहीं गया है, दुकानदार के पास नहीं गया है, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स कैसे जुड़ेगा, टैक्स जुड़ेगा ही नहीं। तो वो यही बात कर रहा है, इसमें केवल सब्सिडी रहती है, अभी इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मार्केट में अभी गई ही नहीं है, ठीक है। तो ये सन 2000 पहले से इसी के आधार पर गणना की जाती थी। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ सब्सिडी जुड़ रही है और किसी भी ऑप्शन में सब्सिडी है ही नहीं। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया सी। और सेकेंड, अगर हम उत्पाद विधि के आधार पर निकाले फार्मूला, तो फैक्टर मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी MP बराबर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस, अब यहाँ पर ये प्लस है ना तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस सब्सिडी और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। ये है आपका जो वर्तमान में गणना की जाती है वो इसके आधार पर की जाती है। किसके आधार पर, तो उत्पाद विधि के आधार पर, उत्पाद विधि के आधार पर। और ये किस पे था, तो ये था कारक लागत के आधार पर, लागत के आधार पर, ठीक है। तो अगर हम इन फॉर्मूले को समझे, जैसे यहाँ पर दिया है GNP मार्केट प्राइस में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस में जाना है, तो इसमें क्या किया है, GNP MP मार्केट प्राइस, तो कैसे जाएंगे, GNP से GNP फैक्टर प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो यहाँ पर क्या किया कि जो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स उसको घटा दिया है, प्लस इसमें आपकी सब्सिडी जुड़ रही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
फैक्टर कॉस्ट के आधार पर होता था। और फैक्टर कॉस्ट में क्या होता था, इसमें आपकी सब्सिडी जुड़ती थी। तो यहाँ देख रहे हैं आप, सब्सिडी जुड़ रही है ना। और ये जो है अप्रत्यक्ष कर है, इसको घटाया जाता था। तो ये देखिए अप्रत्यक्ष कर को घटाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया सी। अगर आपको यहाँ पर समझ में ना आया हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सर का वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यहाँ के लिए फ़िलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये विधि का कितना आधार है, गणना के विधि का आधार क्या है। और अब जो है वो आय विधि, अब जो है कि गणना जो है वो आय विधि का आधार ना होकर के अब उत्पाद विधि के आधार पर की जाती है। सन 2015 के बाद से भारत में अब जो है राष्ट्रीय आय का मापन, राष्ट्रीय आय का मापन किस पे होता है, अब ये होता है एमपी पे। और पहले वो होता था फैक्टर कॉस्ट पे। ये मार्केट प्राइस पे हो गया, पहले होता था कारक लागत पे। बस इतना ध्यान रखना आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है कि बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो बाजार के मूल्य पर यहाँ पर पूछ रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको समझने से पहले आप दो शब्द समझ लीजिए। देखिए इकोनॉमी समझ का ही खेल है। एक होता है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल का मतलब होता है कुल, टोटल, यहाँ पर टोटल लेंगे, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें क्या होता है आपका, इसमें विदेशी आय भी जुड़ते हैं, विदेशी आय जुड़ते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी जो ये पूछ रहा है एनएनपी। इसमें क्या होता है, विदेशी आय तो जुड़ता है, विदेशी आय भी जुड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। इसमें क्या था, इसमें अपनी भी जीडीपी प्लस विदेशी आय जुड़ते हैं। इसमें भी जीडीपी जुड़ता है, जीडीपी प्लस शुद्ध राष्ट्रीय आय दोनों जुड़ता है, लेकिन इसमें मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, ठीक है। अभी देखते कैसे, इसको हम समझ लेते पहले सकल घरेलू उत्पाद को। यहाँ पर घरेलू कर लीजिए और बढ़िया रहेगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक भारत की कंपनी है और एक विदेशी कंपनी है। एक तो भारत इंडिया की कंपनी है, मान लीजिए आप एलजी, और विदेशी कंपनी है आपका, विदेशी कंपनी है मान लीजिए बाटा की, ठीक है। तो इस एलजी कंपनी ने मान लीजिए कि 10 पैकेट बिस्किट बनाया, ठीक है। और इसने क्या किया कि मान लीजिए कि इसने भी 10 चप्पल बनाए, बाटा कंपनी, ठीक है, चप्पल बनाए। तो टोटल हमारा जो जीडीपी है वो कितना हुआ, टोटल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद हमारा कितना हो गया, 20। 10 + 10 = 20। इसको हम पूरे को ही लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर है सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू यानी हमारे भारत के सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु की बात कर रहा है ये। अब चाहे वो विदेशी कंपनी हमारे भारत में आकर अपनी कंपनी लगाई हो, या फिर हमारे जो भारत की कंपनी है उसके द्वारा उत्पादन हो रहा है, तो उन दोनों चीज़ों को हम जोड़ेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ नहीं जोड़ेंगे, आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या नहीं जुड़ता है, तो इसमें जो मान लीजिए कि भारत का व्यक्ति विदेश में है और वहाँ से वो पैसा भेज रहा है, ठीक है, वो पैसा भेज रहा है, तो इसकी गणना नहीं होगी, इसमें इसकी गणना नहीं। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि अभी हमने समझा कि ये हमारे घरेलू स्तर पर उत्पादित हो रही है वस्तु, घरेलू स्तर पर उत्पादित हो रही है। घरेलू स्तर का मतलब हमारे सीमा के अंदर। ये तो व्यक्ति जब विदेश में है तो हमारे सीमा से बाहर है ना, भारत की सीमा से बाहर है, तो भारत की सीमा से बाहर भी कोई भी वस्तु हमारे इसमें जीडीपी में नहीं जोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें दे देगा आपको कि जो जीडीपी होता है उसमें सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी आय प्लस भारत से जो बाहर लोग रहते हैं वो पैसा भेजते हैं उसको भी ऐड करते हैं। तो ऐसा नहीं है, भारत का पैसा ऐड नहीं होगा। घरेलू का मतलब ही होता है अपने घर में जो चीज़ें अपने घर में बन रही हों उसकी बात हो रही है। अब विदेशों में कोई चीज़ बनी है उससे हमको क्या मतलब है, हमें तो अब मान लीजिए सेम ऐसे ले लीजिए आप कि कोई विदेश में है वो कुछ और खा रहा है, हमारे घर मान लीजिए कि चलो कुछ नहीं बना, हमारे यहाँ सब्जी चावल ही बना हुआ है तो हम सब्जी चावल ही खाएंगे ना। अब विदेश में वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है उससे हमको क्या मतलब है, हम तो अपने घरेलू जो हमारे घर में बना उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो घरेलू सीमा में यानी हमारे भारत के अंदर जो चीज़ें उत्पादित हो, भले ही विदेश की कंपनी हो, वो हमारे भारत में आकर कंपनी लगाई तो वो भी हमारे ही सीमा के अंतर्गत तो आ रहा है ना, तो इसलिए उस चीज़ को हम जोड़ लेंगे। लेकिन यदि बात हम करें जो यहाँ पर पूछ रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात अगर हम करें तो इसको समझ लेते हैं। ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी यहाँ देख लेते हैं। एनएनपी इसकी अगर हम बात करें तो इसमें विदेशी आता है, विदेशी आता प्लस भारत का व्यक्ति भी जाएगा इसी में, भारत का व्यक्ति इसका भी वो जोड़ेगा। लेकिन जो एलजी कंपनी है इंडिया की उसको नहीं जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एलजी है वो हमारे इधर है, हमारे मतलब भारत की सीमा के अंदर है। ठीक है, तो ये जो एनएनपी वो जो निकालेगा तो एक तो अपनी कंपनी का निकालेगा, ठीक है, प्लस जो भारत का व्यक्ति है वो बाहर रह रहा है उसको जोड़ करके निकालेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं बताइए आपको कि एलजी है, इसने 10 पैकेट बिस्किट बनाया, तो मान लीजिए इसमें से 2 पैकेट बिस्किट या कह सकते हैं कि 8 पैकेट बिस्कुट जो है वो टूट गया। और ये जो चप्पल था मान लीजिए इसमें से इसका 5 चप्पल खराब निकल गया, सही से बना नहीं। तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर ये जो इसका चप्पल खराब हुआ है 5 उसको घटा देगा, ठीक है, 10 में से 5 को घटा देगा। तो इसका शुद्ध बना हुआ चप्पल जो बचा वो बचा 5। इसका मतलब होता है कि इसका जो नेट उत्पाद जो हुआ है वो केवल 5 हुआ है, और इसने जो मूल्यह्रास हुआ है, इसका मूल्यह्रास यानी जो टूट फूट हुई है, जो खराब हो गया है, उसको इसने क्या किया है, घटा दिया है। तो मूल्यह्रास को ही तो घटाए ना। और यदि हम बात करें यहाँ पर तो एनएनपी की बात है, और यदि हम बात करें जीएनपी की तो जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पर सकल का मतलब होता है, मैं एक बार फिर बता रही हूँ आपको, टोटल। यहाँ पर टोटल ले रहा है। तो अभी हमने देखा कि एलजी कंपनी थी, उसने 10 पैकेट बिस्किट बनाए थे जिसमें से 8 खराब हो गई, ठीक है। और बाटा कंपनी था, बाटा, इसने 10 चप्पल बनाए थे जिसमें से 5 खराब हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस 20 में से हमने देखा था ना कितना आया था टोटल, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना आया था, देखा था हमने। टोटल मिल करके ये दोनों जीडीपी में कितना कैलकुलेट हुआ था, 20, ठीक है, 20। इसमें दोनों को जोड़ा गया था ना, विदेशी कंपनी और भारतीय कंपनी। तो 20 माइनस, अब इसमें कितने हुए हैं, 8, 8 5 13। तो इन 13 को हम इसमें घटा देंगे, तो 20 माइनस 13 करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 7। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या हो रहा है कि सारे ही जुड़ रहे हैं, टोटल जुड़ रहा है, ठीक है। इसमें विदेशी कंपनी भी जुड़ रही है और इंडियन कंपनी भी जुड़ रही है। लेकिन अगर हम शुद्ध निकालेंगे तो शुद्ध वाले में यानी नेशनल, इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम केवल विदेशी को लेंगे, भारतीय को नहीं लेंगे, क्योंकि भारतीय हमारे मतलब हमारे सीमा के अंदर उत्पाद कर रहा है भारतीय कंपनी। तो देखते हैं अपना आंसर यहाँ पर।
तो नेट निकालने के लिए क्या क्या किया है हमने, जो टूटा फूटा है, जो टूट फूट हुई है, टूट फूट, उसको माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर केवल एक ही है मूल्यह्रास। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया सी। ये देखिए आंसर हो गया हमारा सी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय, वही चीज़ है। अभी इस क्वेश्चन को आप आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि ये कितना है, ये 97 का क्वेश्चन है, ये 97 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हुआ आपका, ये किस पे होता था, फैक्टर कॉस्ट पे पहले, ठीक है, अब होता है मार्केट प्राइस पे। इसको हमने अच्छे से समझ लिया। तो अब देखिए ये बाजार मूल्य पर तो होगा ही नहीं, मार्केट प्राइस पर तो हो ही नहीं रहा है। तो इन दोनों को काट दीजिए, बचा 2। तो यहाँ पर कह रहा है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय, यहाँ पर राष्ट्रीय आय है तो पूछ रहा ना, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो निवल देशी दे दिया घरेलू स्तर पर, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर है बी। ठीक इसी प्रकार अगला देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, नहीं है। अभी हमने देखा क्या क्या था, उत्पादन विधि था, आय विधि था और व्यय विधि था, लेकिन ह्रासमान विधि नहीं था, यानी मूल्य ह्रास वाला विधि नहीं था। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया बी। फिर है यहाँ पर, इसको तो छोड़ दीजिए, इसमें लेकर के थोड़ा सा विवाद है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अब राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या समस्या है, तो इसको देख लेते हैं। ए है अल्प रोजगार, बी मुद्रास्फीति, सी बचत का निम्न स्तर और डी का असंगठित क्षेत्र। तो इसका जो आंसर है वो होगा डी, क्योंकि असंगठित क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमको डाटा उपलब्ध ही नहीं है, इससे संबंधित डाटा उपलब्ध नहीं है। बाकी अल्प रोजगार तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, मुद्रास्फीति कितना है ये भी हम देख ही लेते हैं, बचत का निम्न स्तर कितना है ये भी हम देख ही लेते हैं। इससे संबंधित सारे डाटा हमारे पास होते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र यानी कि जैसे कि कोई दुकान है, उस दुकान पे कोई बच्चा काम कर रहा है, उसका कोई डाटा ही नहीं है, मालिक ने जब चाहा बढ़िया काम किया तो रखा, फिर निकाल दिया, तो उससे संबंधित हमारे पास डाटा ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि जितने भी असंगठित क्षेत्र होते हैं उनका हमारे पास डाटा ही उपलब्ध नहीं है। फिर आगे आते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन ए दिया है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फार्मूला भी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास, मतलब सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को जोड़ते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि इसको घटाते हैं, हम जोड़ते नहीं हैं। हमारा कितना नुकसान हुआ है, शुद्ध अगर हमको निकालना है तो हमारा कितना नुकसान हुआ है उसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि जोड़ देते हैं, देखना है। तो एक प्लस ने इस क्वेश्चन को किस तरीके से मतलब आपका गलत करवा सकता है। आप ये पढ़ेंगे हाँ सकल घरेलू उत्पाद है, मूल्यह्रास है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि प्लस है कि माइनस है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। कथन 1, 2 एवं 3 सभी सही हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। एक जहाँ है उसको काट दीजिए। ठीक है, इसको देखते हैं। फिर कह रहा कि प्रति व्यक्ति आय शुद्ध घरेलू उत्पाद और राष्ट्र की कुल जनसंख्या से निकालते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या क्या मापन होते हैं, क्या क्या मापक होते हैं। तो ये तो वैसे ही है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता देखी जाती है, जीवन की गुणवत्ता देखी जाती है, ना कि जनसंख्या। ठीक है, यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा भी गलत, तो फिर आपका आंसर हो गया डी। ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ दिया हुआ है, ये देखिए माइनस दिया है यहाँ पे देखिए गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है जीवन के। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, एक देश का राष्ट्रीय आय यानी वही जीडीपी पूछ रहा है, एक देश का राष्ट्रीय आय क्या होता है, किससे संबंधित है, इसको देखते हैं। नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी, गलत है। कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर, ये भी गलत है। सभी व्यक्तियों की व्यक्तित्व आय के योग के बराबर, ये भी गलत है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, ये सही है। क्योंकि किसी भी वस्तु की हम गणना करते हैं जीडीपी में तो वो अंतिम वस्तु जो होती है, जैसे गेहूँ है, ठीक है,
ये गेहूँ कच्चा माल है आपका, ये गया किसी कंपनी में, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, ये ब्रेड बना, ठीक है, अब ये ब्रेड को लोगों ने खाया, ठीक है, फिर उससे इनकम हुआ। तो इस तरीके से अंतिम चीज़ों को हम लेते हैं, ना कि यहाँ पर दिया है कि उत्पादन के दौरान हम लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। फिर है कि एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है, यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय आय वाई, राष्ट्रीय आय वाई है। फिर है CIGXM का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वाई तो दे दिया है, वाई कह रहा है कि राष्ट्रीय आय है। फिर कह रहा है कि सी जो है वो उपभोग है, आई जो है वो निवेश है और जी जो है वो सरकारी खर्च है, गवर्नमेंट खर्च है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं वाई, ये तीनों क्रम से ही आएंगे फिर, तो ये है वाई, तो वाई आ गया। CIJ, तो यहाँ भी आ रहा है CIJ, CIJ, CIG, सी, ये गलत हो गया, ये GIG दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं, फिर कह रहा है कि कुल निर्यात और कुल आयात, यानी यहाँ पर बात कर रहा है खुली हुई अर्थव्यवस्था की। तो जब खुली हुई हमारी अर्थव्यवस्था होगी तो इसका मतलब है कि हम अपने वस्तुओं का क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। बंद इकोनॉमी तो है नहीं कि हमारा जो हमारे राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत जो चीज़ें वस्तु उत्पादित हो रही है उसको इसी में हम घुमा रहे हैं, बाकी ना तो हम किसी से आयात करवा रहे हैं, ना ही हम किसी को निर्यात कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं, ये खुली अवस्था है। तो जाहिर सी बात है खुली अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि हम जो चीज़ें बनाएंगे वो अपना निर्यात करेंगे और प्लस कुछ चीज़ें हम जो है बाहर से आयात करवाएंगे, इसी को कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब यहाँ पर दिया है कि केवल, अब चलो ठीक है, यहाँ पर तीन है जहाँ पर ये क्रम आ रहे हैं, लेकिन केवल हम निर्यात थोड़ी ना करते हैं, यहाँ से हम आयात भी तो करवाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट भी तो करवाते हैं, तो ये वैसे ही गलत हो गया। फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पर है कि कितना हमारा गया है और कितना आया है, ठीक है, इसको जोड़ करके बोला, तो जोड़ेंगे थोड़ी ना, हम घटाएंगे ना, तभी तो हम अंतर लगा पाएंगे कि हाँ हमने कितना निर्यात किया और उधर से कितना आया। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम कितना निर्यात किए और कितना आयात किए, इन दोनों के अंतर को जब हम निकालेंगे घटा करके, अगर हमने ज़्यादा निर्यात किया है, आयात कम हुआ है, तो इसका मतलब कि हम फ़ायदे में हैं, फ़ायदा हुआ हमको। और अगर ज़्यादा हमने आयात करवाया है, निर्यात कम किया है, तो हम किस में हैं, घाटे में हैं, ठीक है। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया भी है कि इसमें जो है अंतर हम निकालते हैं, निर्यात और आयात का, जोड़ते नहीं है, जोड़ेंगे तब तो फिर वो हो जाएगा कि हमने कितना मंगाया, कितना वो किया, जोड़ेंगे थोड़ी ना, हम घटाएंगे ना कि कितना हमारा गया, कितना आया। फिर आगे आते हैं, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय NGR की परिभाषा के अंतर्गत आता है। समायोजित का मतलब होता है सभी को हम समाहित करके लेके चलें, ठीक है, सभी को, सकल मतलब कुल को, सारे को जोड़ के लेके चलेंगे। तो हमारा ब्याज कितना हुआ है, लाभांश कितना, ठीक है, फिर विदेशी मुद्रा से लाभ हमें कितना हुआ, तो तीनों ही आएंगे आपके यहाँ पर, ये तीनों ही आएंगे। यहाँ पर कह रहा है यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय, ये UPSC का भी क्वेश्चन है, ये देखिए UP PCS में तो पूछा ही UPSC का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कह रहे एक दी हुई, यानी आपको समय निर्धारित कर दिया गया है कि इतने समय के अंतर्गत आपकी कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगा वस्तुओं का, और प्लस आपका जो आय है उसे भी हम बढ़ाएंगे, तो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जब जितना ही मूल्य बढ़ेगा फिर आपका आय भी बढ़ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, संतुलित हो जाएंगे ना, एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे। तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अपरिवर्तित ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया भी है कि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देंगी, इससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला है कि किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, आर्थिक विकास के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि आप आर्थिक विकास के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में रख करके चलना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के चलनी चाहिए। सबसे पहले तो रिवीजन आपका हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या सोचेंगे कि भाई पहले तो सिलेबस को हम समझें,
सिलेबस को समझेंगे, फिर उसके तहत आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर उसको समझेंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो उसमें आप रेगुलर पढ़िए, रेगुलर स्टडी कीजिए, ठीक है। आंसर राइटिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादातर। जो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलेंगे तभी तो यूपीएससी क्लियर होगा ना। तो ये सोचिए कि 2 दिन खूब पढ़ लिया और 3 दिन 4 दिन 2 दिन दोस्तों के साथ निकाल दिया घूमने में और 2 दिन मूवी देखने में, कोई मूवी आ गई उसको निकाल दिया, फिर आपका कभी मन नहीं लगा, तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो वही ये बात कर रहा है कि यदि आपको आर्थिक विकास करनी है तो आप किस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे, यानी यहाँ पर पूछ लिया कि नहीं रखेंगे और किसको आप ध्यान में रखेंगे। तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ये तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि यदि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी तो हमारा आर्थिक विकास भी होगा। अब आर्थिक विकास कैसे होगा इसको हम देखते हैं कि जितना ही हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हमारा व्यापार होगा, ठीक है। जब व्यापार होगा, हम कोई उद्योग वगैरह कंपनी वगैरह लगाएंगे बढ़िया से, तो इसमें सरकार क्या लेगी, टैक्स लेगी, ठीक है, सरकार टैक्स लेगी। उत्पादन होगा तो लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, यहाँ पर एक और जोड़ दीजिए, रोजगार मिलेगा। लोगों का जब रोजगार मिलेगा तो फिर वो पैसा अपना बचाएंगे, फिर उनसे क्या होगा, अपने बच्चों को शिक्षा वगैरह अच्छी अच्छी देंगे, फिर वो बच्चा आगे चल कर नौकरी लेगा, फिर वो भी कार्य करेगा, फिर वो भी इसमें आर्थिक विकास में सहायक होगा, इस तरीके से जोड़ करके, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 2 सेकंड लगेगा आपको लाइक करने में, और अगर आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब का ये एल्गोरिदम है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जिस वीडियो को आप लाइक करते हैं वो वीडियो यूट्यूब आगे बढ़ाता है। यदि कोई बच्चा सर्च कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि घटना चक्र डाल दिया, तो अगर लाइक मिला है तो वीडियो मतलब ऑटोमेटिकली दिख जाता है। तो ये हम लोग तो पहल कर ही रहे हैं, बट इसमें सबसे जो बड़ा योगदान देंगे वो आप लोग देंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, वरना हमारे पढ़ाने का फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे आते हैं इसमें विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, इसको छोड़िए। फिर तीसरे पे आते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, या इसका पहले समझ ही के चलते हैं। जैसे कह रहा है कि विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि। अब बताइए कि एक तो आपको आर्थिक विकास करनी है और आप सोच रहे हैं कि विश्व बैंक जो है वो हमको कर्ज देगा, तो आप जितना ही कर्ज लेंगे उतना ही डूबते जाएंगे, क्योंकि कर्ज तो ऐसा है नहीं कि आप उसको चुकाएंगे नहीं, ठीक है। तो अच्छा ये है कि आप अपने लेवल पर तैयारी करें, ठीक है। आप अपने ही यहाँ ऐसा मतलब ऐसे लोग इतना सक्षम बना दें लोगों को कि वो लोग खुद ही इसमें आर्थिक विकास में भागीदारी निभाने लग जाएं, ठीक है। फिर कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, ठीक है, ये भी बढ़िया है। फिर कह रहा है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, ये भी ये देख सकते हैं वृद्धि, लेकिन यहाँ पर हम सहायता नहीं ले सकते। जितना ही सहायता में वृद्धि यानी कर्ज ले लिए, हम उसको किसी योजना में लगाएं, योजना सफल नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम कर्ज ले लिए, फिर किसी योजना में लगाएं, योजना सफल नहीं हुआ, फिर कर्ज ले लिए। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि वृद्धि बढ़ती ही जा रही है, जब तो ऐसे ही आप मर जाएंगे कर्ज से लद के, ठीक है। तो ये नहीं करना है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ये होगा बी होगा, ठीक है। इसमें दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन, ये क्वेश्चन लग रहा है कट गया है, अच्छा सॉरी मैं नीचे नहीं क्यों, ठीक है। यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यानी अमर्त्य सेन ने क्या क्या सुझाव दिए, ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इकोनॉमी में सुधार के उसको लेकर के आप यहाँ पर अगर डाल देंगे कि ये सुझाव किसने दिया, अमर्त्य सेन के अनुसार, तो आपका आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था के बारे में कि इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, फिर कहा कि इसे जन उन्मुख होना चाहिए, फिर कहा सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये जो सुझाव दिए थे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उनमें से क्या क्या सही है। सबसे पहले तो पहले को देखते हैं, इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु तैयार करने पर हमें फोकस होना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि यदि हम वस्तु बनाने पर ज़्यादा फोकस करेंगे वस्तु पर, तो हम मानव पर ध्यान नहीं दे पाएंगे,
ठीक है। और जब मानव पे धन है, सारे पैसे जब यहीं लग जाएंगे, सारी पूंजी यहीं लग जाएगी, तो फिर मानव से संबंधित हम कोई योजना नहीं ला पाएंगे, कल्याणकारी योजना वगैरह जो भी होती हैं वो नहीं ला पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि मानव का ह्रास होगा। भाई अब आप वस्तु बनाते जा रहे हैं, वस्तु बनाते जा रहे हैं, इनके पास उद्यम स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है, खुद गरीबी में जी रहे हैं, इनके पास आय का स्रोत तो वैसे ही नहीं है, तो फिर ये वस्तु आप बना करके क्या करेंगे जब ये खरीदेंगे ही नहीं? तो एक टाइम के बाद से क्या होगा कि सारा पूंजी आप इसमें लगा देंगे, खरीदने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, तो सारा बर्बाद होगा। इसके साथ साथ वस्तु का तो ह्रास हो, ये वस्तु का तो भाई खराब होना तय है, इसके साथ साथ ही क्या होगा, मानव पूंजी का भी ह्रास होगा। ठीक है, इसे जन उन्मुख होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अगर जन उन्मुख हो जाएगी तो सरकार क्या करेगी, सरकार लोगों को पढ़ाने के लिए बढ़िया से बढ़िया योजनाएं लेकर के आएंगी, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, पोषण से संबंधित जैसे मिड डे मील वगैरह चल रहा है स्कूलों में कि ताकि बच्चे खाएं, स्वस्थ रहें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि वो हमारे मानव एसेट हैं, वो एक तरीके से मानव पूंजी हैं, वो हमारे मानव संपत्ति हैं वो। ठीक है, क्योंकि यदि वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो आगे जा कर के रोज मतलब जॉब में लगेंगे, और जॉब में लग करके टैक्स वगैरह तो पे करेंगे ही। इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के उसमें समृद्धि में सहायक सिद्ध होंगे। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, मानव पूंजी को वो करो ताकि वो आय जनरेट करेगा बढ़िया। ठीक है, रोजगार जब जैसे कि जॉब पा जाएगा तो आय तो आएगा ही आएगा, उससे आपको टैक्स भी मिलेगा, उससे संबंधित अब और चीज़ें ला सकते हैं, जो पीछे जो मतलब योजनाएं हैं महिलाओं से संबंधित, इससे महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से कह रहा है। ठीक है, तो एक को अगर हम काटें, एक एक एक, हमें एक ही से हमारा आंसर निकल गया बी, बी। ठीक है, लेकिन इसको भी समझ लेते हैं। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो बेचारा जो निर्धन है वो गरीबी के कुचक्र से निकल सके। ठीक है, गरीबी के कुचक्र से निकल सके और वो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा सके और खुद बेचारा स्वस्थ हो सके। फिर है कि विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया। तो अभी हमने देखा अमर्त्य सेन ने क्या कहा था कि ये वस्तु उन्मुख ना हो करके व्यक्ति उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं जब इस एक लाइन का अर्थ आप समझ जाएंगे तो इससे संबंधित कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे। अगर आप इसका मतलब नहीं समझते कि जन उन्मुख होना चाहिए, तो आप बताइए क्या ये समझ सकते हैं? ये उसी एक कीवर्ड से आपका इतना बड़ा सेंटेंस बन गया है। तो यही होता है कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड है जन उन्मुख, ये कीवर्ड है। कहते हैं ना आप लोग कि कीवर्ड कहाँ से मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें यहीं से मिलती हैं। और ये सब आपको तभी मिलेगा जब आपकी समझ काफ़ी अच्छी होगी। और समझ अच्छी कैसे होगी, यहाँ पर तो आपको बताया जा रहा है। तो बस आप लोगों को बस इतना काम है कि फॉलो कीजिए अच्छे से, और प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि औरों को फ़ायदा मिल सके। फिर यहाँ पर दिया हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो ये तो सभी को पता होगा, सभी को पता है, ये राष्ट्रीय आय से यानी जीडीपी से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से ही है, अभी देखा हमने ऊपर। ठीक है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, आर्थिक विकास की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसका जो आंसर है वो है बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में वृद्धि होती है, इसी कारण आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति के साथ युग्मित होता है। अब अविस्फीति है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु और सेवाओं के मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, और अतिस्फीति, और ये तो आप लोग समझते होंगे अच्छे से। फिर आगे आते हैं कि निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है, यानी किसके कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है? ए दिया है मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मजदूरी की तुलना में अगर कीमतें कम होंगी वस्तुओं की तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तो भागीदारी कम क्यों होगी? फिर है कि कीमत की तुलना में लाभ कम है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ठीक है चलिए कि यहाँ पर कह रहा है कि कीमत की तुलना में लाभ कम है। ठीक है, तो वो ये सोच लेगा कि कोई बात नहीं, चलो अभी तो लाभ कम हो रहा है, आगे अपना लाभ ज़्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, लाभ की तुलना में कीमतें कम हैं,
ये भी नहीं है आपका। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, ये सही है, क्योंकि कीमत इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके बावजूद भी मजदूरी कम दे रहे हो आप, तो कौन जाएगा भाई? जिसका आंसर हो गया डी। डी। अब ये है मिलान करने वाला। यहाँ पर दिया है आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास कब होगा? जब संरचनात्मक परिवर्तन होगा, यानी मानव पूंजी क्रिएट होगा, बैंकिंग सुविधा में बैंकिंग सुविधा में सुधार हो, सड़क वगैरह बने ताकि साधन आराम से आ जा सके, हम वस्तुओं का आयात निर्यात करवा सके। ठीक है, तो ए का हो गया 4। तो अब इस तरीके से ए का 4, यहाँ पर ए का 1 है। ठीक है, तो बी और डी है। फिर देखते हैं आर्थिक वृद्धि, तो इसको तो सोचने की ज़रूरत है ना, ऊपर हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। बी का हो गया 1, तो बी का 1 हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर है डी, क्योंकि बी का वहाँ 1 आ गया, बाकी यहाँ पर देखिए डी, बाकी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको तो आप छोड़ दीजिए, ये 10 का है, तो हाँ 10 में पूछा है और फिर ये पूछा है कि 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसमें आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेल्ट डाउन, स्टॉक कीमतों की गिरावट, मंदी, समृद्धि दर की गिरावट और स्लो डाउन। तो आप सभी को पता है स्लो डाउन क्या होता है? ये समृद्धि दर की गिरावट होती है। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, और जब ये आपका 3 नहीं होगा तो 3 3 काटिए, आपका आंसर आ गया ए। इस एक को भी देख लीजिए, मंदी का मतलब ही होता है कि सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट हो रही है, उत्पाद में गिरावट हो रही है। ठीक है, फिर आते हैं इस पे, इसमें देखते हैं कथन है कि भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है, यानी अंदर बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है। कारण क्योंकि आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ये बहुत अच्छे तरीके से सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, एलपीजी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है भारत द्वारा वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति जो मुख्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन्हीं को कहते हैं एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित है, को अपनाए जाने की आलोचना अभी भी जारी है। विश्व के विकसित देश नई आर्थिक नीति को समग्र एवं निश्चित समय में न अपनाए जाने के कारण जहां भारत सरकार की आलोचना करे। इसका मतलब यहाँ पर अंदर बाहर यही कह रहा है कि बाहर यानी विदेशों में, तो विदेशों में आलोचना क्यों हो रही है? क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि जब इनको ज़रूरत थी कि नई आर्थिक नीति अपनाए तब तो इन्होंने अपनाया नहीं, अब आ गई आर्थिक नीति लेकर के। ठीक है, वहीं भारत के भीतर इसकी आलोचना, भारत के भीतर क्या कहा जा रहा है कि इस आधार पर हो रही है कि नई आर्थिक नीति के कारण भारत पूंजीवाद का अंगीकरण कर रहा है तथा संविधान में उल्लेखित समाजवाद के पथ से विचलित हो रहा है। वस्तुतः ये आलोचनाएं आदर्शों के मतभेदों पर आधारित है। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय संविधान में उल्लेखित समाजवाद में क्या कहा गया? समाजवाद की अवधारणा ही क्या है भारतीय संविधान में? कि सभी के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो पूंजीवाद की तरफ जा रहा है, समाजवाद का तो कोई वही नहीं है। समाजवाद में क्या है? समाजवाद की अवधारणा से ये दूर जा रहे हैं। समाजवाद में क्या है? एक कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, और इसके लिए सरकार क्या करे? योजनाएं लाएं, विभिन्न प्रकार के जो है पोस्टर से संबंधित वो सारी चीज़ें करवाएं। ठीक है, लोगों को रोजगार दे। लेकिन यहाँ तो पूंजीवाद को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, और पूंजीवाद में जहाँ भी ये पूंजीवाद का बढ़ावा हुआ है वहाँ तो आप सभी को पता ही है कि भाई भतीजावाद वाली प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। वो लोग सोचते हैं कि भाई अपने लोगों को ही लगाए, क्योंकि पूंजी का संकेंद्रण उन्हीं के हाथों में होता है ना। ठीक है, फिर आगे आते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी, तो तीनों ही था, अभी हमने देखा। फिर है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, तो कब हुआ? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपये की परिवर्तना के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ, और कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि 1956 में क्या था? 1956 औद्योगिक नीति में लाइसेंस अनिवार्य था, लाइसेंस अनिवार्य था।
लेकिन जब नई औद्योगिक नीति अपनाई गई 1991 में, तो इसमें जो है कि लाइसेंस की नीति के वास्तविक बदलाव कर दिया गया। मतलब ज़्यादा लोगों को इसमें लाइसेंस अनिवार्य नहीं किया गया। इससे क्या हुआ, लोगों को सुविधाएं मतलब मिल गई कि वो अपना उद्योग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े बड़े औद्योगिक निर्माण हुए इस टाइम पे। और जब बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ तो जाहिर सी बात है विदेशी भी आएंगे अपना निवेश करने यहाँ पर भारत में। तो इस तरीके से इसमें बदलाव के साथ ये चीज़ किया गया था। तो इसका आंसर है ए। फिर अब भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है। क्या कारण है? तो ए है कि निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। तो बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा कि पूंजीकरण की तरफ ये जा रहा है। फिर आगे देखते हैं। इसमें है कि भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं यहाँ पर कथन। पहले, स्थिरीकरण क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि संरचनात्मक समायोजन त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। ये गलत होगा, क्योंकि त्वरित कहाँ है? क्योंकि किसी भी संरचना का आप सड़क बनाई जा रही है, बैंकिंग व्यवस्था विकसित, प्रणाली विकसित की जा रही है, तो इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है ना। तो त्वरित कहाँ है? त्वरित का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है कि संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुक्रम है। बिल्कुल ये सही है। तीसरा देख लेते हैं कि स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन बहुत ही समान और अनुपूरक नीतियां हैं। उनमें से एक को दूसरे से पृथक करना कठिन है, कुछ भी असंभव नहीं है वैसे तो। स्थिरीकरण का संबंध मुख्यतः ऐसी नीतियों के वर्ग से जिनका कार्यान्वयन केंद्रीय सरकार करती है, जबकि संरचनात्मक समायोजन का राज्य। ये देखिए दोनों को इधर उधर कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। अब आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर ने किसे कहा? तो वो कहा था मनमोहन सिंह को। ये रट लेंगे, फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये कभी पूछ लेगा ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कौन है, तो यहाँ पर तो है डॉक्टर मनमोहन। फिर यहाँ पर जाएगा पायनियर किसको मानता था? ठीक है, तो वो मानता था मनमोहन सिंह को। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह उस टाइम पे वित्त मंत्री थे और परिणामतः उन्हें ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो ये है जीडीपी, प्रति व्यक्ति उत्पाद, ये है। ठीक है, डी। अगला है कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंबित का मतलब होता है सही अनुमान लगाया जा सकता है या प्रकाशित किया जा सकता है सही तरीके से। सही अनुमान या सही तरीके से प्रकाशित शब्दों को भी समझते चलिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा प्रति व्यक्ति आय सही होता है। ठीक है, बी है इसका आंसर। फिर आगे कि वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तो जब मूल्य की ही बात हो रही है तो मूल्य स्तर में वृद्धि को ही रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। ये पूछा गया था पीसीएस में कि प्रति व्यक्ति, ये सन तो नहीं दिया था। ठीक है, सन नहीं दिया था, बस यहाँ से पूछा था सेंटेंस उठा के कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 18 या 19 का क्वेश्चन है ये पीसीएस का, यूपी पीसीएस का। भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया, यानी किसने बताया था? तो ये बताया था दादा भाई नौरोजी। अगला है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? समिति का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये थे आपके पीसी महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस थे, इसको भी आप रट लेंगे। फिर है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? वैज्ञानिक दृष्टि से। तो ये किए थे VKR राव। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है इकोनॉमी से। इसको छोड़ दीजिए। अब 90 के दशक में कहाँ जाए याद करने, इसे भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर बस इतना देख लीजिए
यहाँ पर पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी, तो ये पूछा था 13 और 18 सन 2004-5 में। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि सन 2021 के अनुसार GNI में सर्वाधिक वृद्धि दर वर्ष 1988-89 के आधार पर अगर हम देखें तो ये नहीं आधार वर्ष पर देखें अगर सन 2011-12, ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। आधार वर्ष क्या है हमारा अर्थव्यवस्था का, तो वो है सन 2011-12। तो अभी जो है वो है 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर इसे भी देखने की ज़रूरत नहीं है इसे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं थोड़ा सा कि पहले क्या होता था कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता था, राष्ट्रीय आय का। तो पहले जो करता था वो CSO करता था, लेकिन अभी ना CSO नहीं कर रहा है, अभी NSO कर रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि वर्ष 2019 में CSO तथा NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो है ये कौन करता है, तो NSO करता है। ठीक है, फिर भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है, तो यहाँ पर तो NSO कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आंसर है E। यहाँ पर देखिए NSS दिया है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, एक ही S है, NSO। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, अभी हमने देख लिया किसके द्वारा, तो NSO के द्वारा, इसलिए यहाँ पर स्टार दे दिया है क्योंकि अपडेटेड PDF है ना। ये भी वही क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दीजिए। ये भी वही है, इसको भी छोड़ दीजिए। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है, तो ये याद कर लेंगे आप, ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, यहाँ पर है 42वें नंबर के क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक GDP की गणना के लिए किया जाता है, या जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक GDP की गणना के लिए किया जाता है, या जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यही सही है C, क्योंकि इसी के आधार पर गणना की जाती है। फिर इसको छोड़ दीजिए आप, इसे भी छोड़ दीजिए, इसे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप छोड़ दीजिए। यह है कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, वो पिछला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर शब्द को बदल दिया है। तो इसका जो आंसर अभी हमने देखा कि प्रति व्यक्ति आय की गणना करके ही हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि हुई है, तो ये इसका आंसर है B। अगला है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। और वर्तमान में भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ऐसा नहीं है, वो दोनों पे कर रही है। ठीक है, तो इसका जो कारण है वो गलत है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया A और R दोनों सही है ही नहीं, दोनों सही। A सही है किंतु R गलत है, ये है। ठीक है, C। फिर यहाँ पर कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती, यानी यहाँ पर फिर वही आ गया, आर्थिक वृद्धि की बात करें कैसे गणना करेंगे, तो देखते हैं, शब्द को यहाँ पर भी घुमा दिया है। ये दिया है कि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाती है, तो गलत है। कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल, ये भी गलत है। निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, ये सही है। निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं, ये गलत है। आंसर है C। इसको छोड़िए आप लोग, इसे भी छोड़ देना है। ये पिछले दशक का पूछ रहा है, ये भी मतलब का नहीं है अपने। जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं को हम देखते चलेंगे। थोड़ा सा फैक्ट देखते चलेंगे, इसमें क्या पता कभी कभी पूछ ही ले। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बना सकता है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार किए, इन राज्यों का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद
यानी राज्य का पूछ रहा है, राज्य का। यहाँ पर पूछ रहा है राज्यों का उनके प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में अवरोही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले नंबर पर अभी सन 2021 के 19 ये जो है 21 की समीक्षा 21-22 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य उत्पाद है। तो सबसे आगे है इसमें महाराष्ट्र, फिर है गुजरात, फिर है तमिलनाडु और कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रम आप याद कर लेंगे, आरोही क्रम में भी और अवरोही क्रम में भी। अगला है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है। हमको इससे नहीं, हमको लेटेस्ट डाटा से मतलब है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं किसकी आंकी गई है। ये हम लेंगे 21 का। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार चालू कीमतों पर वर्ष संदर्भ 19-20 में विकल्पगत राज्यों की प्रति व्यक्ति आय निम्न है। तो ये है बिहार, ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश और फिर है उड़ीसा। बस इतना ध्यान रखना है आपको, 3-3 लेकर के चलना है आपको। फिर इसमें है कि ये मार्च का पूछा है, प्रति व्यक्ति आय के दौरान अधिकतम रही, यानी हम राज्य देखेंगे किस राज्य या क्षेत्रीय, किस राज्य या संघीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम रही है। तो प्रति व्यक्ति आय राज्य वाला यहाँ पर गोवा बन गया, सर्वाधिक गोवा देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका ऐसी चीज़ें पूछ लेता है। तो 21 के संदर्भ में आपको याद रखना है। फिर है 74, इसमें देखते हैं 74 में वही है, इसका भी आंसर वही होगा, गोवा ही, सेम क्वेश्चन है। फिर 75 में देखते हैं, अब यहाँ पर पूछा है औसत प्रति व्यक्ति आय। तो औसत प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो ये रहा कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो किसके यहाँ रही है, तो इसे एक बार आप देख लेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी पहले का दे रखा है, अनुमान नहीं लगा सकते इसको भी। यहाँ पर है कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, बिल्कुल, जब निवेश होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर है सी। अगला है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर, यानी बचत भी हो रही है, पूंजी निर्माण भी हो रहा है, उसके बावजूद भी समृद्धि दर कम हो रही है। तो क्या कारण है, ऊंची जन्म दर, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऊंची जन्म दर होगा तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। विदेशी सहायता का नीचा स्तर, ये भी नहीं, नीचा पूंजी ये तो रहेगा, तब तो हमारे लिए पॉजिटिव ही है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात, यानी कि जिस वस्तु को बनाने में 100 रुपया लगना चाहिए, वहाँ पर लोग 1000 लगा रहे हैं। तो ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात, यानी 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो भला कहाँ से ये समृद्धि हमको दिखेगी। तो इसका आंसर है डी, जो बेस्ट आंसर है। अगला है उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी, वही चीज़ है अभी हमने देखा, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, इसका भी आंसर वही है, डी। 83 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी होती है। यानी कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर धीमी क्यों होती है, क्या कारण है। तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जहाँ 100 रुपये लगने चाहिए वहाँ लोग लगा रहे हैं 1000। जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, अब यहाँ पर आप समझेंगे जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर दिया है जन्म, तो ये ध्यान देंगे, जन्म और वृद्धि दर ये अंतर होता है। पूंजी निर्माण की ऊंची दर, ये भी सही है। और वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर, भाई जितना ही हम कर्ज लेंगे तो हमारे ऊपर कर्ज दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हो गया कि पूंजी निर्माण की ऊंची दर, भाई जब पूंजी निर्माण हमारा ऊंचा होगा, यहाँ पर वस्तु उत्पाद की ऊंची दर नहीं है, सॉरी, ये पूंजी निर्माण की ऊंची दर है। तो पूंजी निर्माण का ऊंचा दर हमारे पास होगा तो अच्छी बात है, उसको हम निवेश करेंगे, हमारा आयात निर्यात ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा 3 तो होगा ही नहीं, और 1-2 में हम कन्फर्म है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया डी। अब आगे देख लेते हैं।
अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी क्या कारण है उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति का जो आय है वो निम्न है। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या, तो सही है। फिर कह रहा है कि साहसीपन का अभाव, ये भी सही है क्योंकि कोई भी उद्यम स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेना ही नहीं चाहता। अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, तो ये भी सही है। पूरी रणनीति बनाते नहीं, आधा अधूरा वो बना, उसी में डाल दिया, अपना मुर्गी पालन करना स्टार्ट कर दिए। कृषि का आधुनिकीकरण, ये गलत है क्योंकि जब कृषि का आधुनिकीकरण होगा तो नई नई तकनीकें आएंगी हमारे पास, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो हरित क्रांति, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 4 को काट दीजिए, आंसर आ गया बी। अब फिर कह रहा है कि यक्स देश में, यानी कोई देश है, मान लीजिए कि यहाँ पर यक्स की जगह आप भारत रख लीजिए। भारत देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो। यक्स में यानी देश में जनसंख्या वृद्धि हो, ये तो कारण है ही नहीं। या फिर कह सकते हैं कि भारत देश में पूंजी निर्माण हो, ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। इसको छोड़ दीजिए, ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे देखते कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। श्रम की न्यून कार्य क्षमता है, प्रति व्यक्ति कम आय, ये भी है, पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये भी है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। 88 कह रहा कि निम्न कारणों में से कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अब देख लीजिए, ये पीसेस में ही पूछा है और हम सॉल्व करते हुए भी आ रहे हैं। जनसंख्या में तेज बढ़त, ये भी सही, यहाँ पर जन्म नहीं है। मूल्यों में भारी बढ़त, ये भी सही, महंगाई बढ़ रही है। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, ये भी सही है। परंपरागत, कहीं कहीं अभी तो परंपरागत ही प्रणाली विकसित है। विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया डी, सही है, सारे ही सही हैं। बाकी इनको आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है इसमें। ये देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। तो बचत में जो सर्वाधिक योगदान करता है वो करता है घरेलू क्षेत्र, बहुत ज़्यादा योगदान देता है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये पिछले 4 वर्षों का पूछा, ये हमारे काम का नहीं है। ये पूछा कि निम्न में से एक का भारत में घरेलू वस्तुओं में सर्वाधिक भौतिक पूंजी परिसंपत्तियों का, ये ध्यान रख लेंगे आप, ठीक है। फिर आते हैं हम सीधा इस पे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा सतत आर्थिक विकास, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी पढ़ेंगे उसको भी अच्छे से। इसमें कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है। किससे होता है? तो गृहस्थ से, निजी निगम क्षेत्र से, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम से, बिल्कुल, और सरकार से। तो इन सभी से होता है। गृहस्थ स्तर पर हम कोई चीज़ बना रहे हैं उससे भी हमको फ़ायदा होता है, ठीक है, उससे बचा लेते हैं। निजी निगम क्षेत्र अपना डालते हैं, उसमें भी हमको लाभ होता ही होता है, ठीक है, उससे बचा लेते हैं। फिर सरकार कोई लेकर के आती है, उससे भी हम बचा लेते हैं योजनाएं। फिर सरकार जो हमें सब्सिडी वगैरह देती है उससे भी हमारी बचत ही होती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 1, 2, 3 और 4। तो इस तरीके से आंसर हो गया हमारा सी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।